औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का आज हमारा जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, पहला इसका जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैसा हो उस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आयनिक हो कोवलेंट हो जैसा भी हो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम पहले लेंगे आयनिक रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल हम लेंगे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। सोडियम क्लोराइड जब आयनिक फॉर्म में लेंगे हम, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बनता है इसका। सिल्वर नाइट्रेट का बनता है सिल्वर पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव। तो जब इसकी रिएक्शन होगी वो होगी सिल्वर क्लोराइड, जो कि आम तौर पर बीकर के बॉटम में बैठता है, और सोडियम नाइट्रेट। दो चीज़ें जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, क्योंकि ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। आयनिक का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरा जो होगा कोवलेंट रिएक्टेंट। अगर हम कोवलेंट रिएक्टेंट में लेंगे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये देगा अमोनिया गैस। जब हम इसको बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ 3 से मल्टीपल करना, तब बनेगा अमोनिया। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो जब ये दोनों रिएक्टेंट मिलेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएंगे। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो अमोनिया फॉर्मेशन जब करेगा, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। यानी कि जब ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया यहाँ पे तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसमें जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो ये वाला है आयनिक, ये फटाफट कुछ ही मिनटों सेकंडों में हो जाती है ये रिएक्शन, लेकिन जो ये वाली रिएक्शन होगी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, और ये इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। कौन सी? कोवलेंट रिएक्शन। ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी रिएक्शन तुरंत हो जाती है और कौन सी धीमी हो जाती है। तो तुरंत वाली आयनिक रिएक्टेंट, तो धीमी वाली कोवलेंट रिएक्टेंट। तो इसके बाद जो हम दूसरा लेंगे वो है होमोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस रिएक्टेंट में क्या है, सब पार्टिकल सेम होते हैं। ये ज़्यादा होता है हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट से, क्योंकि रिएक्टेंट जो हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट होते हैं वो समझो आप गधा और घोड़ा, वो छोटा और बड़ा पार्टिकल उसमें होते हैं, आयन्स बड़े और छोटे होते हैं, लेकिन जो होमोजीनियस में सेम होती है। लिहाजा इसकी जो ये ग्रेटर देन होगा किस हेटेरोजीनियस से। होमोजीनियस की जो पार्टिकल साइज सेम होती है और उसका डिफरेंट होता है। तीसरा जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जितनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी उतनी ही स्टेबल होगा प्रोडक्ट, मगर वो इनवर्सली होगी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी होगी वो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम। अगर स्टेबिलिटी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लेंगे CH3COOH, ठीक है, इसको हम डालेंगे कैटलिस्ट आयोडीन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COO प्लस H पॉजिटिव। अगर हम लेंगे, ये हमने ले लिया एसिटिक एसिड, अगर हम लेंगे HCOOH, अगर हम इसको क्या करेंगे, जब इसकी रिएक्शन हो जाएगी तो ये बनेगा HCOO प्लस H। देखो बेटा, अब इसमें हमें देखना है कि स्टेबल कौन है, इन दो में से स्टेबल कौन है। ये ध्यान रखना, जो दूसरा है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कम होगी। दोनों CO है फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी H पॉजिटिव निकला, इसमें भी H पॉजिटिव निकला, मगर जो ये दूसरा है ये ज़्यादा स्टेबल होगा पहले वाले से। इसके बाद हम
फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे। तो जो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की होगी वो इसकी जो सीरीज होगी गैसेस में ज़्यादा, लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, इनमें से जो कोलिजन होगा कम होगा। गैसेस पार्टिकल में ये इजीली मूव करते हैं, इनकी जो पार्टिकल्स हैं बहुत बहुत दूर होते हैं, इनमें से ये इजीली मूव करते हैं, लिहाजा करके ये आसानी से रिएक्ट करते हैं। जब इजीली मूव करेंगे आसानी से रिएक्ट करते हैं। तो जो लिक्विड में गैसेस से थोड़ा थोड़ा नज़दीक होते हैं पार्टिकल्स, जो और नज़दीक होने की वजह से ये मूव ज़्यादा नहीं करते हैं गैसेस की तरह, लेकिन थोड़ा मूवमेंट होती है इसमें, लिहाजा ये गैसेस से लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें से जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब हम देखेंगे सॉलिड में तो कोलिजन बिल्कुल लेस होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ होते हैं और जो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा इसमें मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की बहुत कम होती है। जब मूवमेंट कम होगी तो कोलिजन नहीं होगा, जब कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्ट ये बिल्कुल कम करेंगे। सॉलिड से थोड़ा लिक्विड से गैसेस तो आराम से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फ्री होते हैं, इनमें रैंडम मूवमेंट होती है गैसेस में। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसका जो इस पर असर करता है वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखो बेटा, सरफेस एरिया कितना एक रिएक्टेंट को मिलेगा, जितना उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, यानी कि अगर एक पार्टिकल एक वॉल को अटैक करेगा, उसके साथ टक्कर मारेगा, जितनी उसकी सरफेस उसकी ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा फोर्स उसके साथ मारेगा, और जब वो उसके साथ फोर्स मारेगा तो वहाँ पर उसकी जो फोर्स है इंटरैक्शन फोर्स वो बढ़ेगी। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना सरफेस एरिया मिलेगा उसको उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम शुगर पाउडर लेंगे और शुगर ग्रैन्यूल्स लेंगे, देखो बेटा शुगर पाउडर में क्या होता है, वो छोटे छोटे उसमें तिनके होते हैं, जो अगर हम उसको वाटर डालेंगे तो उसके हर एक तिनके में हर एक सरफेस पे वाटर आएगा, ठीक है, वो ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके हर एक। अगर हम दूसरा देंगे शुगर ग्रेन्यूल्स में जब वाटर आएगा तो ये ग्रेन्यूल्स के सरफेस पे असर करेगा, जो इनको इंटर होगा वो बिल्कुल सूखा रहेगा, लिहाजा सरफेस एरिया पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। बाकी इंशाल्लाह टुमारो, स्टे होम, बी सेफ।